भाग 5 ताओ ते चिंग जीवन के अनमोल रहस्य का आह्वान। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां समय की धारा अनवरत बहती है और जीवन की जटिलताएं हमें अक्सर उलझाए रखती हैं, मानव हृदय सदैव एक गहरी शांति और संतुलन की तलाश में रहता है। यह एक शाश्वत खोज है जो हमें सदियों पुराने ज्ञान के स्रोतों की ओर खींचती है। ऐसे में ताओ ते चिंग जैसा प्राचीन ग्रंथ आज के शोरगुल भरे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें एक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, जैसा कि में वर्णित है। यह केवल एक प्राचीन पाठ नहीं, बल्कि एक कालातीत मार्गदर्शक है जिसने पूर्वी आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ साथ आधुनिक आत्मसहायता और नेतृत्व दर्शन को भी गहराई से प्रभावित किया है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन में करना और होना दोनों ही पहलू सामंजस्य, शांति और एकता का अनुभव करने के मार्ग हैं। आधुनिक समाज में जहां अत्यधिक करने पर जोर दिया जाता है, अक्सर होने का पहलू छूट जाता है, जिससे तनाव और असंतुलन बढ़ता है। ताओ ते चिंग इस कमी को पूरा करता है। यह बताता है कि सच्चा सामंजस्य केवल बाहरी गतिविधियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से भी आता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रचित ताओ ते चिंग लाओ त्जू के गहन विचारों का एक संग्रह है, जो एक रहस्यमय दार्शनिक थे। लाओ त्जू स्वयं किसी दिव्य प्रेरणा या अचूकता का दावा नहीं करते, वे स्वयं को एक दार्शनिक मात्र मानते हैं। यह पतली सी पुस्तक, जिसमें 81 संक्षिप्त अध्याय हैं, अपने संक्षिप्त शब्दों में ही ज्ञान और अंतर्दृष्टि का एक विशाल ब्रह्मांड समेटे हुए है। लाओ त्जू का स्वयं को मात्र दार्शनिक कहना और पाठ का संक्षिप्त होना, स्वयं ताओवादी सिद्धांत सरलता और अहंकारहीनता का एक व्यावहारिक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे या जटिल सिद्धांतों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता और सहजता में पाया जाता है। इसकी शक्ति इसके आंतरिक सत्य और अनुभवजन्य प्रासंगिकता में निहित होती है, जिसे किसी बाहरी थोपे गए अधिकार की आवश्यकता नहीं होती। ताओ ते चिंग की समृद्धि हमें आजीवन अन्वेषण के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि इसकी मांग भी करती है। इसके अर्थ की परतें धीरे धीरे प्रकट होती हैं। हम इसे कितनी भी बार पढ़े, हर बार हमें कुछ नया मिलता है। यह एक ऐसा पाठ है जो समय के साथ बदलता और गहरा होता है। लोग बदलते हैं, और उनके अतिरिक्त जीवन अनुभव उन्हें नए पाठ देखने की अनुमति देते हैं। यह इंगित करता है कि ताओ ते चिंग का ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि एक अनुभवजन्य प्रक्रिया है, जहां पाठ का अर्थ पाठक की आंतरिक वृद्धि और जीवन के अनुभवों के साथ गहरा होता जाता है। यह एक जीवित पाठ है जो व्यक्ति के साथ बढ़ता है, जिससे यह केवल बौद्धिक समझ के बजाय एक सतत परिवर्तनकारी अभ्यास बन जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें जीवन के प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है और हमें अपने भीतर के गहरे सत्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है। अगाध ताओ, अस्तित्व का मूल स्रोत और उसका स्वरूप। ताओ ते चिंग का केंद्रीय सिद्धांत है, जो परम वास्तविकता, सभी चीजों के स्रोत और प्राकृतिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को संदर्भित करता है। इसे अक्सर मार्ग या पथ के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ एक साधारण परिभाषा से कहीं अधिक गहरा है। ताओ नामहीन और निराकार है, फिर भी यह सभी चीजों का स्रोत है। यह अस्तित्व के पूरे हिस्से में व्याप्त एक गैरअवधारणात्मक मान्यता है, एक सूक्ष्म फिर भी अविश्वसनीय गुणवत्ता जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, परिभाषित नहीं। ताओ का नामहीन और निराकार होना, फिर भी सभी चीजों का स्रोत होना, यह दर्शाता है कि सच्चा अस्तित्व और शक्ति स्थूल रूपों या मानवीय वर्गीकरणों से परे हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को केवल तर्क या भाषा के माध्यम से पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, बल्कि इसे महसूस या अनुभव किया जाना चाहिए, जो एक गैरअवधारणात्मक समझ है। ताओ की यह विशेषता हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड के मूल सत्य को केवल बौद्धिक रूप से जानने से परे जाना होगा। यह हमें अनुभव करने, महसूस करने और होने की ओर धकेलता है, बजाय इसके कि हम इसे परिभाषित करने का प्रयास करें। यह हमें भाषा और तर्क की सीमाओं से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, और यह समझने के लिए कि जीवन का सबसे गहरा सार अक्सर अवर्णनीय होता है।
यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है कि सच्चा ज्ञान अक्सर जानने के बजाय अनुभव करने में निहित होता है। ताओ को समझने के लिए लाओ त्जू ने प्रकृति के अनेक रूपों का प्रयोग किया है। यह एक महान खालीपन की तरह है जो सब कुछ भरता है, एक नदी की तरह जो सहजता से और अनंत रूप से बहती है। यह एक महान शासक की तरह है जो बिना बल के सब कुछ प्राप्त करता है, या एक महान कारीगर की तरह जो बिना प्रयास के काम करता है और बिना लगाव के बनाता है। ताओ एक महान सागर की तरह है जो विशाल और असीमित है, फिर भी सब कुछ समाहित करता है, और एक महान घाटी की तरह जो विशाल और गहरी है, फिर भी विनम्र और ग्रहणशील है। यह एक महान दर्पण की तरह है जो बिना निर्णय या पूर्वाग्रह के सब कुछ दर्शाता है, और एक महान शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के सिखाता है। यह अखंड ब्लॉक अनकार्व्ड ब्लॉक के रूपक के समान है जो अप्रयुक्त क्षमता और सरलता का प्रतीक है। प्रकृति के रूपकों का व्यापक उपयोग यह दर्शाता है कि ताओ केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि जीवन का एक अंतर्निहित सिद्धांत है जो हमारे चारों ओर हर चीज में प्रकट होता है। यह हमें प्रकृति का अवलोकन करके और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके ताओ को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे ज्ञान का एक अनुभवात्मक और सुलभ मार्ग खुलता है। प्रकृति के रूपकों का उपयोग ताओ को केवल एक अमूर्त दार्शनिक विचार के बजाय एक जीवंत, सांस लेने वाले सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। यह हमें सिखाता है कि ताओ को किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में देखा और अनुभव किया जा सकता है। यह हमें प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसकी लय और पैटर्न ताओ के सार को प्रकट करते हैं। यह ज्ञान को अधिक सुलभ और अनुभवात्मक बनाता है, जिससे यह केवल बौद्धिक समझ के बजाय एक जीवन शैली बन जाती है। ताओ छिपा हुआ और रहस्यमय है, फिर भी यह हमेशा दुनिया में मौजूद है। यह एक ही समय में सूक्ष्म और गतिशील दोनों है, अस्तित्व के हर हिस्से में व्याप्त है। यह एक ऐसी गुणवत्ता है जिसे हर पल महसूस किया जा सकता है यदि हम केवल अविचल ध्यान दें। विपरीत का नृत्य यिन और यांग का सामंजस्य। ताओवादी विचार का एक मौलिक सिद्धांत यिन और यांग का संतुलन है। वे सभी चीजों की अंतर्संबंधित और अन्योन्याश्रित प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां विपरीत शक्तियां परस्पर अनन्य नहीं होती, बल्कि एक एकीकृत पूर्ण के पूरक पहलू होती हैं। यह ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधेरे, स्वर्ग और पृथ्वी, अच्छे और बुरे, पुरुष और महिला, करने और होने, जीवन और मृत्यु जैसी आदिम द्वैतताओं को संतुलित, सामंजस्य और सुलह करता है। यिन और यांग की अवधारणा केवल ब्रह्मांडीय संतुलन का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्ग भी प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों और विरोधाभासों को संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि पूरक के रूप में देखना चाहिए, जिससे आंतरिक संघर्ष कम होता है और अधिक लचीलापन आता है। मानव मन अक्सर चीजों को अच्छा या बुरा, सही या गलत के रूप में देखता है, जिससे आंतरिक और बाहरी संघर्ष पैदा होता है। यिन और यांग की पूरक प्रकृति को समझना हमें जीवन की द्वैतताओं, जैसे सफलता विफलता, खुशी दुख, प्रकाश अंधेरा, को स्वीकार करने और गले लगाने में मदद करता है। यह सिखाता है कि ये विपरीत शक्तियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और एक के बिना दूसरा मौजूद नहीं हो सकता। यह मानसिकता हमें आंतरिक संघर्षों से मुक्ति दिलाती है, क्योंकि हम पूर्णता को संतुलन में देखते हैं, न कि किसी एक ध्रुव के प्रभुत्व में। यह हमें जीवन की जटिलताओं को अधिक सहजता और लचीलेपन के साथ नेविगेट करने की शक्ति देता है। ताओ ते चिंग का अध्याय 28 विशेष रूप से यिन और यांग के अंतर्संबंध और हमारी चेतना के भीतर उनके कार्य को स्पष्ट करता है। इन विपरीतताओं का संतुलन जीवन में सामंजस्य और संतुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत को समझने और अपनाने से हम दुनिया की जटिलताओं को अधिक आसानी और लचीलेपन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। निष्क्रियता की शक्ति वो वेई का गहरा अर्थ। वो वेई का शाब्दिक अर्थ गैर क्रिया या गैर करना है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आप कुछ भी न करें। इसके बजाय वो वेई का अर्थ है प्राकृतिक क्रिया या निष्क्रियता के माध्यम से क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसमें संघर्ष या अत्यधिक प्रयास शामिल न हो।
यह एक ऐसी मानसिक स्थिति का विकास है जिसमें हमारी क्रियाएं जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से संरेखित होती हैं। ताओ ते चिंग हमें प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन करके इस गैर क्रिया को विकसित करने की सलाह देता है। वो वेई न करने के बारे में नहीं है, बल्कि जबरन न करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची उत्पादकता और प्रभावशीलता अक्सर कम प्रयास और अधिक प्रवाह से आती है, जो आधुनिक दुनिया के अधिक करो के मंत्र के विपरीत है। आधुनिक समाज अक्सर सफलता को अत्यधिक प्रयास, संघर्ष और निरंतर गतिविधि से जोड़ता है। वो वेई का सार प्रवाह के साथ चलना है, न कि उसके खिलाफ तैरना। यह हमें सिखाता है कि जब हम आंतरिक रूप से संरेखित होते हैं और बाहरी दबावों को जबरन नहीं मानते, तो हमारे कार्य अधिक प्रभावी और कम तनावपूर्ण होते हैं। यह कम करो लेकिन सही करो के सिद्धांत पर आधारित है। यह आधुनिक कार्य संस्कृति के लिए एक गहरा विरोधाभासी लेकिन शक्तिशाली संदेश है, जो निरंतर अधिक करने पर जोर देता है, अक्सर थकान और अप्रभाविता की कीमत पर। वो वेई हमें ऊर्जा बचाने और सही समय पर सही कार्रवाई करने की शक्ति देता है। वो वेई हमें बलपूर्वक कार्रवाई के बजाय जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहने की सलाह देता है। यह जल्दबाजी में कार्य करने के बजाय शांत रहने और सही क्षण की प्रतीक्षा करने पर जोर देता है, जहां अहंकार और भावनाएं नहीं, बल्कि कारण और सहज ज्ञान हमारे निर्णयों को निर्देशित करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वो वेई हमें नए साल के संकल्पों और लक्ष्यों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके बजाय कोई लक्ष्य न रखने और प्रवाह का पालन करने का सुझाव देता है। यह प्रेरित होने पर ही कार्य करने, अपनी सच्ची इच्छाओं का पालन करने, जैसे गाना, नाचना, खाना बनाना, और अनावश्यक दबावों से बचने के लिए तुरंत वादा न करने या तुरंत जवाब न देने का अभ्यास है। रचनात्मकता में वो वेई की स्थिति में व्यक्ति सबसे अधिक उत्पादक और रचनात्मक होता है। यह आत्मा से सृजन करने, बिना संघर्ष के प्रचुरता प्राप्त करने का मार्ग है। नेतृत्व में ताओ ते चिंग विनम्रता के साथ नेतृत्व करने, दूसरों को चमकने देने, सहयोगी वातावरण को प्रोत्साहित करने और परिवर्तन के अनुसार लचीली रणनीतियां अपनाने की सलाह देता है। यह नियंत्रण या प्रभुत्व के बिना नेतृत्व करने का आह्वान करता है। ओशो लाओ त्जू के प्रशंसक ने डोंट डू इट जस्ट बी पर बहुत जोर दिया, जिसका अर्थ है कि आपको केवल स्वयं होने की आवश्यकता है और सब कुछ स्वाभाविक रूप से होगा। वो वेई का सार इसी होने की स्थिति में निहित है, जहां आप अपने आंतरिक सत्य के साथ संरेखित होकर कार्य करते हैं। करने के बजाय होने पर वो वेई का जोर हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और प्रभावशीलता बाहरी गतिविधियों की मात्रा से नहीं, बल्कि आंतरिक संरेखण और प्रामाणिकता से आती है। यह हमें अस्तित्व की उच्च स्थिति की ओर ले जाता है, जहां हम स्वाभाविक रूप से प्रचुर और रचनात्मक होते हैं। वो वेई हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हमारी क्रियाएं हमारे आंतरिक सत्य और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होती हैं, तो वे कम घर्षण और अधिक प्रभाव के साथ होती हैं। होने की स्थिति में हम अपनी सहज प्रतिभाओं और अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं, जिससे कार्य प्रयासहीन लगते हैं, भले ही वे गहन हों, जैसे पिकासो का पेंटिंग करना या टैगोर का लिखना। यह प्रयासहीन प्रचुरता केवल भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और रचनात्मकता का एक प्रवाह है जो हमारे आत्मा से आता है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शक्ति और शांति बाहरी उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है और यही सच्ची, स्थायी सफलता का मार्ग है। जल का ज्ञान, विनम्रता, अनुकूलनशीलता और सच्ची शक्ति। ताओ ते चिंग का श्लोक 78 जल के शक्तिशाली रूपक का उपयोग करता है। दुनिया में कुछ भी पानी जितना नरम और लचीला नहीं है। फिर भी कठोर और अटल को घोलने के लिए कुछ भी इसे पार नहीं कर सकता। यह एक गहरा विरोधाभास है, जो सबसे नरम है वही सबसे कठोर को भी झुका सकता है। नरम कठोर पर विजय प्राप्त करता है, कोमल कठोर पर विजय प्राप्त करता है। हर कोई इस सत्य को जानता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना कठिन है। जल का रूपक केवल एक भौतिक घटना का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह एक गहरा नैतिक और रणनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह सिखाता है कि लचीलापन, अनुकूलनशीलता और विनम्रता, जो अक्सर कमजोरी मानी जाती है,
वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति के स्रोत हैं, जो हमें संघर्ष से बचने और फिर भी प्रभावी ढंग से बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाती हैं। सामान्यतः शक्ति को कठोरता, दृढ़ता और बल से जोड़ा जाता है। पानी का रूपक हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति प्रतिरोध में नहीं, बल्कि अनुकूलन में निहित है। पानी अपनी कोमलता के बावजूद चट्टानों को भी काट सकता है और सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकता है, क्योंकि यह झुकता है, प्रवाह करता है और लगातार रहता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना बलपूर्वक करने के बजाय हमें पानी की तरह लचीला होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार ढलना चाहिए और विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत लचीलापन प्रदान करता है, बल्कि संघर्षों को जीतने के लिए एक प्रभावी रणनीति भी है, जैसा कि युद्ध की कला में भी देखा गया है। सुन त्सु। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश है कि आंतरिक शांति और प्रभावशीलता अक्सर जाने देने और अनुकूलन से आती है, न कि नियंत्रण और संघर्ष से। पानी की तरह ताओ विनम्र और ग्रहणशील है। उच्चतम अच्छाई पानी की तरह है, जो बिना श्रेय या पहचान मांगे सभी चीजों को पोषण और लाभ पहुंचाता है। सच्ची शक्ति कोमलता और विनम्रता के माध्यम से प्राप्त होती है, और सच्ची ताकत लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के माध्यम से प्राप्त होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी अपने पात्र के अनुसार आकार ले लेता है। जल की तरह जो झुकता है वह अंततः जीतता है। गुरु दुख के बीच शांत रहता है। बुराई उसके दिल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मदद करना छोड़ दिया है। वह लोगों की सबसे बड़ी मदद है। जो राज्य के अपमान को स्वीकार करता है, उसे उसका स्वामी कहा जाता है। जो राज्य के दुर्भाग्य को स्वीकार करता है, वह दुनिया का राजा बन जाता है। यह दर्शाता है कि विनम्रता और स्वीकार्यता में ही सच्ची शक्ति निहित है। नारी शक्ति, ग्रहणशीलता और आंतरिक ज्ञान का द्वार। ताओ ते चिंग में माया नारी सिद्धांत को स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत के बाद पहला नामित किया गया है। यह निष्क्रियता और रचनात्मकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। नारी की ग्रहणशील गुणवत्ता हमें अज्ञात से ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति देती है, और यह वो वेई का ही एक रूप है। घाटी की आत्मा एक ग्रहणशील पर्याय है, जो ताओ से जानकारी प्राप्त करने की हमारी जन्मजात क्षमता को दर्शाती है। यह सिद्धांत लिंग पर आधारित नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक गुण है। ताओ ते चिंग में नारी सिद्धांत का महत्व केवल लिंग आधारित नहीं है, बल्कि यह ग्रहणशीलता और अंतर्ज्ञान की सार्वभौमिक मानवीय क्षमता पर जोर देता है, जो हमें तार्किक, पुरुषवादी दृष्टिकोण से परे जाकर ताओ के गहरे ज्ञान से जुड़ने में सक्षम बनाता है। यह आंतरिक ज्ञान के लिए एक आवश्यक द्वार है। पश्चिमी विचार अक्सर तर्क, विश्लेषण और करने पर जोर देते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पुरुषवादी गुणों से जोड़ा जाता है। ताओ ते चिंग का नारी सिद्धांत कमजोर या निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह ग्रहणशील शक्ति के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान अक्सर प्रयास या बल से नहीं, बल्कि खुलने, सुनने और अनुभव करने से आता है। यह अज्ञात या ताओ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि तर्कसंगत मन की सीमाएं होती हैं। यह हमें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और जीवन के प्रवाह के प्रति अधिक ग्रहणशील होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमें आंतरिक शांति और गहरे सत्य की ओर ले जाता है। यह एक महत्वपूर्ण संतुलन प्रदान करता है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अत्यधिक पुरुषवादी गुणों, नियंत्रण, प्रभुत्व, तर्क पर जोर देती है। नारी सिद्धांत रहस्यमय अंतर्ज्ञान का प्रतीक है, जो मार्ग या ताओ से ज्ञान लाता है। यह हमें एक शिशु की स्थिति में लौटने के लिए प्रेरित करता है, जहां मासूमियत और अहंकार मुक्त मन ज्ञान के स्वागत में हस्तक्षेप नहीं करते। नारी सिद्धांत का पालन करने का अर्थ है अहंकार प्रभुत्व वाले विचारों को छोड़ना, दूसरों को स्वयं का विस्तार मानना और इस प्रकार एकता की भावना को बढ़ावा देना। यह हमें हर किसी और हर चीज से गहराई से जुड़ाव महसूस कराता है, जिससे गहरा ज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ताओ में जीवन, सरलता, प्रकृति से सामंजस्य और सच्चा नेतृत्व। ताओ ते चिंग हमें सरलता और विनम्रता को अपनाने का मार्ग दिखाता है, जो आंतरिक शांति और पूर्ति की ओर ले जाता है।
इसमें अहंकार, अनावश्यक इच्छाओं और जटिलता को छोड़ना शामिल है। यह भौतिक संपत्ति और इच्छाओं को त्यागने और अधिक विनम्र और आडंबरहीन जीवन शैली को अपनाने का आह्वान करता है। सच्चा ज्ञान जटिलता को भूलने और सरलता व स्पष्टता की स्थिति तक पहुंचने में निहित है। ताओवादी दर्शन प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व पर जोर देता है। इसमें सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधता को पहचानना और प्रकृति की लय व पैटर्न के साथ तालमेल बिठाना शामिल है। हम प्रकृति का अवलोकन करके ताओ को समझ सकते हैं, उसके प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रवाह का पालन कर सकते हैं और प्रकृति के धैर्य और अनुकूलनशीलता का अनुकरण कर सकते हैं। यह खपत और कचरे को कम करके पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने का भी सुझाव देता है। ताओ में जीवन केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है जो सरलता और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा कल्याण बाहरी संचय या जटिलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखण में निहित है। ताओ ते चिंग की ये शिक्षाएं आधुनिक समाज के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक्षा प्रस्तुत करती हैं। सरलता को अपनाना हमें अनावश्यक तनाव और इच्छाओं से मुक्त करता है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष बढ़ता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य हमें यह याद दिलाता है कि हम प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं और उसके साथ जुड़कर हम अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में सुधार कर सकते हैं, साथ ही दुनिया के साथ गहरा संबंध भी बना सकते हैं। यह हमें अधिक के बजाय पर्याप्त की ओर ले जाता है और बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने के बजाय आंतरिक संतुलन खोजने पर जोर देता है। आंतरिक संतुलन और शांति विकसित करने के लिए ताओ ते चिंग वू वेई ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास के माध्यम से व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह आंतरिक स्थिरता को विकसित करने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने, आंतरिक ऊर्जा को विकसित करने के लिए ताइजी या किगोंग जैसे शारीरिक अभ्यासों में संलग्न होने और प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाने वाली जीवन शैली को अपनाने का सुझाव देता है। आंतरिक संतुलन और शांति विकसित करके हम अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई में सुधार कर सकते हैं, अपने संबंधों को बढ़ा सकते हैं और जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी और लचीलेपन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। ताओ ते चिंग पारंपरिक सफलता और नेतृत्व की सोच को भी चुनौती देता है। यह सुझाव देता है कि सच्चे नेता विनम्र और लचीले होने चाहिए, अखंड ब्लॉक के रूपक के समान जो अप्रयुक्त क्षमता और सरलता का प्रतीक है। यह विनम्रता के साथ नेतृत्व करने, दूसरों को चमकने देने, सहयोगी वातावरण को प्रोत्साहित करने और परिवर्तन के अनुसार लचीली रणनीतियां अपनाने की सलाह देता है। यह सक्रिय रूप से सहानुभूति और खुलेपन के साथ सुनने, शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखने और आपसी समझ व समझौते को प्रोत्साहित करने पर जोर देता है। सच्चा नेतृत्व नियंत्रण या प्रभुत्व से नहीं आता, बल्कि नेतृत्व के माध्यम से लीडिंग बाय एम्बॉडीमेंट आता है, जहां एक महान बुद्धि को मार्गदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। यह भय से उत्पन्न नियंत्रण के बजाय विश्वास और आंतरिक शक्ति से आता है। यह प्रदान करने के बारे में है, श्रेय लेने के बारे में नहीं, बल्कि एक उच्च स्थान से देने के बारे में है जो आंतरिक दृष्टि से प्रेरित है। ताओ ते चिंग में वर्णित नेतृत्व का दृष्टिकोण केवल एक प्रबंधन रणनीति नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर बल प्रयोग करने में नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त करने में निहित है। विनम्रता, लचीलापन और दूसरों को चमकने देना न केवल अधिक प्रभावी परिणाम देता है, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी बनाता है जहां सभी सदस्य सामंजस्य और सहयोग से काम करते हैं। यह पारंपरिक पदानुक्रमित नेतृत्व मॉडल के विपरीत है, जो नियंत्रण और प्रभुत्व पर केंद्रित है। ताओवादी नेतृत्व हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और दूसरों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में कार्य करने की अनुमति देते हैं, तो सामूहिक बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का एक शक्तिशाली स्रोत खुल जाता है, जिससे अधिक स्थायी और सार्थक सफलता मिलती है। निष्कर्ष, ताओ का शाश्वत आह्वान और जीवन का रूपांतरण। ताओ ते चिंग एक कालातीत ग्रंथ है जो वास्तविकता की प्रकृति और एक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ताओ यिन और यांग के संतुलन,
और वो वेई के महत्व पर इसकी शिक्षाएं दुनिया भर के व्यक्तियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति कोमलता, विनम्रता और अनुकूलनशीलता में निहित है, ठीक वैसे ही जैसे पानी सबसे कठोर बाधाओं को भी पार कर जाता है। यह हमें करने के बजाय होने के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है, जहां सहज क्रिया और आंतरिक संरेखण हमें वास्तविक उत्पादकता और प्रचुरता की ओर ले जाते हैं। नारी सिद्धांत की ग्रहणशीलता की शक्ति हमें अज्ञात से ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे गहरा ज्ञान और एकता की भावना प्राप्त होती है। यह ग्रंथ हमें सरलता को अपनाने, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और अपने भीतर संतुलन व शांति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व नियंत्रण से नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और दूसरों को सशक्त बनाने से आता है। ताओ ते चिंग का केंद्रीय संदेश ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम, जिसे ताओ के नाम से जाना जाता है, को सरल, विनम्र और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहकर अपनाना है। यह गैर क्रिया की वकालत करता है, जिसका अर्थ है शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए चीजों को बलपूर्वक हस्तक्षेप किए बिना स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना।